Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. We have started chapter 13, kinetic theory. Now we will continue with that. Next topic is Charles' law. Okay, Charles' law. It states that the pressure remaining constant, the volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1 upon 273.15 of its volume of 0 डिग्री फॉर ईच 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर. ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है. इसका मतलब अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाएगा तो जो वॉल्यूम है, ठीक है, अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाएगा तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, उसका या तो वो बढ़ेगा या तो घटेगा. पर एक या तो वो बढ़ेगा या तो या तो बढ़ेगा या तो फिर घटेगा. कब बढ़ेगा घटेगा? जब भी एक टेम्परेचर, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर जब बढ़ेगा या फिर घटेगा. ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट है या कोई भी बॉडी है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर लिक्विड है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, तो उस केस पे वॉल्यूम भी क्या होगा आपका, या तो बढ़ जाएगा या तो फिर घट जाएगा. ठीक है, किससे? ये आपका 1/273.15 से वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा. ठीक है, देखिए इन परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होता है. परफेक्ट गैस इक्वेशन का आपका फॉर्मूला पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी. म्यू और पी, म्यू और यहाँ पर पी और यहाँ पर म्यू जो है वो कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, आर भी यहाँ पर कांस्टेंट ही है, तो वी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, म्यू यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, आर तो कांस्टेंट ही है, पी यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, तो वी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, टी के ऊपर डिपेंड हो गया. तो क्या हो गया, वी इज प्रोपोर्शनल टू टी. अब अगर दो कंडीशन के लिए लेते हैं, किसी दो पॉइंट के लिए लेते हैं, तो v1 अपॉन टी वन इज इक्वल टू v2 अपॉन टी टू. ठीक है, ये देखिए v इधर है, t को इधर ले आएंगे, p यहाँ चले जाएगा, ये क्या हो गया, कांस्टेंट. तो v अपॉन t इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो v1 t1 इज इक्वल टू v2 t2 क्या है आपका, ये आप इसके थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक ग्राफ है जो कि आपकी बुक में है, पेज नंबर 988 में, वो ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिएगा. अब इस ग्राफ से आपको क्या पता चलेगा, इस ग्राफ से पता चलेगा कि जो लो प्रेशर में या फिर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जो रियल गैस है वो कैसे बिहेव करता है. कैसे बिहेव करता है, तो वो एक आइडल गैस की तरह बिहेव करता है. ठीक है, इस ग्राफ से आपको पता चलेगा जब अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा तो जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है. नेक्स्ट देखिए, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है ये, इट स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइडल गैसेस इन द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स exerted by the individual gases in the mixture. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि जो टोटल प्रेशर है किसी भी एक मिक्सचर, किसी भी कोई आइडल गैस के मिक्सचर में जो टोटल प्रेशर रहेगा वो उन सबके पार्शियल प्रेशर के इक्वल रहेगा. मतलब जैसे कि कोई भी आइडल गैस है उसको हम लोग क्या किए, मिक्स किए. सपोज कर लेते हैं कोई ए एलिमेंट मिक्स हुआ, बी एलिमेंट मिक्स हुआ, सी एलिमेंट मिक्स हुआ, और ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक आइडल गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो इन तीनों का प्रेशर क्या होगा, तो जो भी ए का प्रेशर पार्शियल प्रेशर होगा, बी का प्रेशर होगा और सी का प्रेशर होगा, उन तीनों को प्रेशर को जब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, उस मिक्सचर का प्रेशर मिलेगा. यही यहाँ पर बोल रहा है. ठीक है, फिर से सुन लीजिए. अगर हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक आइडल गैस का मिक्सचर बनाते हैं, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर बनाते हैं, तो उस मिक्सचर का जो प्रेशर है वो उन तीनों मिक्सचर के, वो उन तीनों गैसेस के या तीन से ज्यादा का जो भी मिक्सचर हुआ है उन सब के प्रेशर को ऐड करने के बाद में हमको उस मिक्सचर का प्रेशर जो है वो मिलेगा. नेक्स्ट देखिए, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ठीक है, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी यहाँ पर देखते हैं. ठीक है,
सपोज कर लेते हैं वेलोसिटीज क्या है, n पार्टिकल्स हैं और उनकी वेलोसिटीज जो है वो क्या है c1 c2 c3, ये उनकी क्या है वेलोसिटीज है। कोई भी n पार्टिकल्स है और उनकी वेलोसिटीज है c1 c2 c3, ये सब है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होगा, c इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या किया जाता है, जितने भी टर्म्स है उसको ऐड कर देते हैं और जितने भी वेलोसिटीज हैं उसको ऐड कर दिया गया और डिवाइडेड बाय n। ठीक है, नंबर ऑफ वेलोसिटी से डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये क्या हो गया, ऊपर में जितनी वेलोसिटीज हैं c1 c2 c3 जो भी वेलोसिटीज है उनको ऐड करके जितने नंबर ऑफ वेलोसिटीज है n, ठीक है n है यहाँ पर है, n पार्टिकल्स हैं, तो n से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज वेलोसिटी निकल जाता है। अब रूट मीन स्क्वायर में क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर को आपका सी बार से डिनोट करते हैं या फिर सी आर एम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि नाम बता रहा है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है एवरेज वेलोसिटी में रूट, ठीक है ये क्या हो गया आपका रूट मीन, मीन तो यही था आपका एवरेज वेलोसिटी मीन, फिर इन सभी का भी क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। मीन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी है उनका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, वेलोसिटीज का स्क्वायर अपॉन n, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका रूट, ये क्या हो गया आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नेक्स्ट देखिए, इफ n1 moles have velocity c1 and 2 moles have velocity c2 and 3 moles have velocity c3 and so on, then अगर सपोज कर लेते हैं यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपको वेलोसिटीज दिए हैं जिसमें n मोल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है किसी कोई n1 मॉलिक्यूल्स है उसकी वेलोसिटी c1 है, n2 मॉलिक्यूल्स है उनकी वेलोसिटी c2 है, मींस n यहाँ पर क्या है आपका n पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटीज यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर क्या किया है, n1 की अलग वेलोसिटी है, n2 की अलग वेलोसिटी है, n3 पार्टिकल्स की अलग वेलोसिटी है। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग आपको मोल्स जो हैं वो अलग अलग कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसी तरीके से n पार्टिकल्स तक किया गया है, तो उस केस पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो c इज इक्वल्स टू n1 c1 प्लस n2 c2 n3 c3 डैश डैश एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स के जो भी नंबर ऑफ मोल्स थे वो यहाँ पर आएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल्स टू डैश डैश, जहां तक भी रहेगा। सेम रूट मीन स्क्वायर का भी रूट अब लगा लेंगे, n1 में रूट नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटीज में आपका स्क्वायरिंग होगी, तो n1 c1 का स्क्वायर प्लस n2 c2 का स्क्वायर प्लस n3 c3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय n1 n2 प्लस n3 रूट ओवर पूरा ओवरऑल रूट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नेक्स्ट देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। Kinetic theory of gases is a theory which explains the physical property of gases such as pressure, temperature, elasticity, diffusion, expansion, etc. ठीक है, क्या होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्या होते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होता है ऐसी थ्योरी जो कि किसी की गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करती है। ठीक है, क्या होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्या होती है वो आपका एक ये ऐसी थ्योरी होती है जो कि आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, ठीक है किसी भी गैस के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है उसको कहा जाता है काइनेटिक थ्योरी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो आपका प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, डिफ्यूजन हो गया, एक्सपांशन हो गया, ये सारे क्या आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। जर्मन फिजिसिस्ट आर क्लॉसियस, ठीक है जर्मन फिजिसिस्ट आर क्लॉसियस एंड जेसी मैक्सवेल डेवलप्ड द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, आर क्लॉसियस ने और जेसी मैक्सवेल ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डेवलप किया था। ये जो थ्योरी है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, वो कुछ एजप्शंस के ऊपर बेस्ड है। ये एजप्शंस यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है एवरी गैस इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट, ठीक है ये मिनट नहीं है, ये माइन्यूट है। ठीक है, माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पहला एजप्शन क्या है आपका, सभी गैसेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स से बने हुए हैं जिसको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, सभी गैसेस जो हैं वो माइन्यूट पार्टिकल से बने हुए हैं जिनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर रिजिड, परफेक्टली इलास्टिक, सॉलिड स्फीयर्स,
and identical in all respects. The size of the molecules is negligible as compared with their intermolecular separation. ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिजिड होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्फीयर्स होते हैं, और साथ में आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में. ठीक है, रिजिड होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, और आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, लगभग क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं. और जो उनका साइज होता है मॉलिक्यूल्स का, वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, दिखाई देने वाला नहीं होता है, मींस नेग्लिजिबल माना जाता है उनको अगर कंपेयर किया जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन से, तो जो मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो नेग्लिजिबल माना जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मीन्स कहीं भी चले जाते हैं. ठीक है, रैंडम मोशन करते हैं, कोई एक परफेक्ट पाथ उनकी डिसाइडेड नहीं है, रैंडम मोशन करते हैं. ठीक है, ये सब जो बता रही हूँ वो एजप्शंस हैं. ठीक है, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बना को लिखा गया, पढ़ाया, मींस स्टडी किया गया, तो ये सारे एजप्शंस जो हैं वो लिए गए, तो ये आपको एजप्शंस बताया जा रहा है. Fourth, the molecules collide with one another and also with the walls of the containing vessel during their random motion. As a result of collision, the molecular density of the gas remains unchanged. ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, रैंडम मोशन करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, या फिर जिस भी कंटेनर पे हैं वो, ठीक है, जिस भी वेसल पे हैं, जिस भी कंटेनर पे हैं, उनके वॉल्स से टकराते हैं. ठीक है, रैंडम मोशन करते वक्त या तो वो एक दूसरे से टकराएंगे या फिर जिस भी कंटेनर पे हैं वो उनसे टकराएंगे. तो टकराने के बाद में, ठीक है, कोलिजन होने के बाद में उनकी जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी रहती है, ठीक है, जो घनत्व उनका रहता है वो चेंज नहीं होता. ठीक है, वो चेंज नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, द कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड इन कोलिजन. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, के मीन्स काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब देखिए जब कोलिजन होता है किसी भी दो मॉलिक्यूल्स का, तो वो एकदम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है. मतलब क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है उनकी वो कंजर्व्ड रहती है. कोलिजन जब होता है तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो उन्हीं के पास में रहती है. नेक्स्ट है, the molecules do not exert any force of attraction or repulsion on each other except during collision. अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब कोलिजन होता है उस वक्त को अगर छोड़ दिया जाएगा तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ना ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपेल करते हैं एक्सेप्ट कोलिजन के वक्त. ठीक है, कोलिजन के वक्त वो अगर छोड़ दिया जाए तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करते हैं और ना ही रिपेल करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन इंस्टेंट इज इंस्टेंटेनियस. ठीक है, ये इज होगा, इज इंस्टेंटेनियस, दैट इज द टाइम स्पेंड इन अ कोलिजन इज नेग्लिजिबल. ठीक है, जब कोलिजन होगा तो जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कोलिजन होगा तो वो एकदम इंस्टेंटेनियस होगा, मींस एकदम फास्ट होगा. वो टाइम जो टाइम होगा कोलिजन का वो लगभग क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा. ठीक है, कोलिजन जब दो मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, उस वक्त पे जो टाइम लगेगा वो एकदम इंस्टेंट होगा, मींस तुरंत ही कोलिजन हो जाएगा और आपको और पता ही नहीं चलेगा, मींस जो टाइम जो रहेगा वो आपका क्या है, नेग्लिजिबल रहता है. नेक्स्ट, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स अ मॉलिक्यूल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, अगर दो सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है, कोई दो मॉलिक्यूल जब आपस में टकरा रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ. ठीक है, कैसे ट्रैवल करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं और साथ में उनकी जो वेलोसिटीज रहती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है. ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही. इसके बाद हम अब आगे नेक्स्ट क्लास पे बढ़ेंगे. थैंक यू.